अरे कुछ लोग को सीट नहीं मिला है। चलिए शांत हो जाइए बिल्कुल। कुछ बैठने का वैकल्पिक व्यवस्था सबने है। वहां तो बैठने वाला था, हुआ क्या है? क्या लेके नीचे चल गया? अच्छा, मोबाइल है सबके पास? ऑनलाइन एसएस फ्री कर दीजिए। तो आज फ्री है। अरे हल्ला हल्ला नहीं करिए, शांत रहिए। अच्छा, आज थोड़ा मोबाइल पर देख लीजिए, कल इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, हम बात करते हैं। कार्ड क्या चेक करवाएंगे? जिसको नौकरी करना है वो पैसा देता है, फी देता है क्या? इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जिसको मने ना फी नहीं देने का, तो उससे लड़ियों को हम नहीं ले सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो कार्ड तो चेक हुआ, कार्ड चेक नहीं हुआ था? होते रहता है, ठीक है। अब प्रतिदिन होगा तो उसके लिए भी विद्यार्थी को टेंशन। तो आइए शुरुआत करते हैं। कहां तक हो गया था? कमेंट सेक्शन ठीक कर दिया है। आज ऑनलाइन कर लीजिए जिनको सीट नहीं मिला है। आज जो समझने वाली बात है वो है दोस्तों, आइसोबार। समभारिक। पिछले क्लास में हम समस्थानिकों के बारे में समझे थे। प्रश्न रोज जाकर बनाते हैं चैप्टर का। समभारिक, आइसोबार। समभारिक का संबंध भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु से है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु से है। यह बात हम इसलिए बता रहे हैं कि इससे पहले जो आप समस्थानिक के बारे में पढ़े थे, समस्थानिक का संबंध एक ही तत्व के परमाणु से था। एक ही तत्व के परमाणु से है। लेकिन समभारिक का संबंध भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग तत्व के परमाणु से संबंधित है। आइसोबार समभारिक। अब किसे कहेंगे? तो इसका नाम ही है समभारिक, यानी जिसका भार क्या हो। तो भिन्न भिन्न तत्व के वे परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि दोनों का मान क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन परिभाषा किसके आधार पर है? लेकिन हम जान चुके हैं कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान किसी भी तत्व के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम द्रव्यमान की संख्या की जगह परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। तो नाम ही है समभारिक।
तो भार क्या होगा? समान होगा। तत्व भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न तत्व का परमाणु संख्या क्या एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो परमाणु संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो। परमाणु संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो। और द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान क्या हो? समान हो। उसे ही क्या कहते हैं? समभारिक। तो अलग अलग तत्व के परमाणु, अलग अलग तत्व के परमाणु, अलग अलग तत्व के परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान अथवा द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो, लेकिन परमाणु संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे हमने कैडमियम लिए हैं और टीन लिए हैं। एक तत्व हमारा कैडमियम है और दूसरा तत्व क्या है? टीन, स्टेनस। कैडमियम का परमाणु संख्या, कैडमियम का परमाणु संख्या 48 और टीन का 50। लेकिन दोनों का परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कितना? 116 होता है। यानी कैडमियम और टीन आपस में आवाज छोड़ रहा है क्या? हाँ, आवाज छोड़ रहा है। यानी कैडमियम और टीन एक दूसरे के क्या हैं? समभारिक। कैडमियम और टीन एक दूसरे के क्या हैं? समभारिक। ऑनलाइन वाले बताइएगा आवाज क्लियर पहुंच रही कि ना? आवाज कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है आवाज। तो हमको भी लग रहा है आवाज कट रहा है। आवाज साउंड में प्रॉब्लम होता है, बार बार वो भी करता है। चेक करो एक बार आवाज को। तो कैडमियम और टीन जो है, कैडमियम और टीन जो है एक दूसरे के क्या है? समभारिक है। कैडमियम और टीन जो है एक दूसरे के क्या है? समभारिक। क्लियर है? बात समझ गए? तो इसको समझने वाली कोई बात है नहीं। आराम से इसका नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये कैसा होगा? समभारिक यानी भार का क्या होना? सिर्फ ये याद रखना कि समभारिक का संबंध एक तत्व के परमाणुओं से नहीं है, बल्कि अलग अलग तत्वों के परमाणु से है, बल्कि अलग अलग तत्व के परमाणु से। क्लियर हो गया? समभारिक के और भी एग्जाम्पल दिए हैं, उसको एग्जाम्पल को समझने में आपको जरा सा भी दिक्कत हो रही है? देखिए, जैसे क्रोमियम और लोहा, क्रोमियम और लोहा एक दूसरे के क्या है? समभारिक है। क्रोमियम और लोहा एक दूसरे के क्या है? समभारिक है। कोई दिक्कत? अब समभारिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्थिति को हम समझ लेते हैं। समभारिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के स्थिति को समझ ले। कैडमियम जो है, कैडमियम का कितना था? 48। और टीन का कितना था? 50। लेकिन दोनों का द्रव्यमान संख्या 116। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि आप समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति को समझ चुके थे ना? समस्थानिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग था। तो आइए इन समभारिकों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति क्या है इसको समझ लेते हैं। और यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वे परमाणु के मूल कण है। समस्थानिकों में अगर मूल कण की बात करें तो समस्थानिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या थे? समान थे, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या थी? भिन्न भिन्न थी। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या थी? भिन्न भिन्न थी। अब ध्यान दीजिए कि कैडमियम में अगर प्रोटॉन निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 48। क्योंकि प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो 116 माइनस 48, 116 में मतलब 48, तो 8 6 68। और अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर। आइए इसमें हम देखते हैं तो प्रोटॉन इसमें कितना है 50, न्यूट्रॉन 116 माइनस 50 तो कितना हो गया 66, और इलेक्ट्रॉन कितना है 50। तो कैडमियम में प्रोटॉन 48, टीन में प्रोटॉन 50, कैडमियम में न्यूट्रॉन 68 जबकि टीन में न्यूट्रॉन, कैडमियम में इलेक्ट्रॉन 48 जबकि टीन में इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यह है कि समस्थानिक संभारिक परमाणुओं में न तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, न ही प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, और न ही न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। संभारिक परमाणुओं में न तो प्रोटॉन की संख्या बराबर है, न तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, और न ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा, संभारिक के भौतिक गुण भी समान नहीं होते हैं, संभारिक के रासायनिक गुण भी समान नहीं होते हैं। संभारिक परमाणु के न तो भौतिक गुण समान होते हैं, न ही रासायनिक गुण समान होते हैं, और न ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब समझते हैं आइसोटोन को। अब देखिए इसके भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या होगा, है कि ना है। इसका नाम ये क्या, सम न्यूट्रॉन, लेकिन हिंदी नाम है, अंग्रेजी में कुछ पता नहीं चलता है, आइसोटोन। और ज्यादातर एग्जाम में सवाल पूछता है ना तो आइसोटोन का ही जिक्र करता है। आइसोटोन का हिंदी नाम सम न्यूट्रॉनिक है, यानी कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या समान न हो। ध्यान दीजिएगा, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान न हो, प्रोटॉन की संख्या समान न हो, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, उसे हम क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। यानी जिस तरह संभारिक का संबंध अलग अलग तत्व के परमाणु से था, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु से था, उसी तरह सम न्यूट्रॉनिक का संबंध भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु से है। सम न्यूट्रॉनिक का संबंध भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु से है। अब भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान ना हो, प्रोटॉन की संख्या समान ना हो, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, उसे क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमको नहीं लगता उसको समझने में आपको कोई दिक्कत होगा। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं पता है ना, तो एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है उसमें देखिए तो सब में न्यूट्रॉन की संख्या समान है। फास्फोरस और सिलिकॉन, फास्फोरस का 15, सिलिकॉन का 31 और 32, और सॉरी सल्फर, हाँ फास्फोरस और सल्फर, सिलिकॉन का 14 होता है।
तो इसमें देखिए कि प्रोटॉन कितना है 15, इसमें प्रोटॉन देखिए 16, इसमें प्रोटॉन 15, इसमें प्रोटॉन 16, ठीक है ना। अब इसमें देखिए कि इलेक्ट्रॉन कितना 15, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना 15, 16, इसमें इलेक्ट्रॉन 15 और इसमें इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन निकालिए, 31 में से 15 गया कितना, 32 में से 16 गया कितना, ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक है। देखिए इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अलग अलग है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। ऐसे ही भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, ऐसे ही भिन्न भिन्न परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? अब आइए दोस्तों समझते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक का संबंध परमाणु से ना होकर किससे है, आयन से। सम इलेक्ट्रॉनिक का संबंध परमाणु से ना होकर आयन से है, परमाणु से ना होकर आयन से है। क्लियर, सम इलेक्ट्रॉनिक का संबंध परमाणु से ना होकर किससे है, आयन से है, आयन से। अब आयन से क्या है, तो नाम से ही आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा, नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा होगा कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या होती है, समान होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, समान होती है। ऐसे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या हो, समान हो, ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। उदाहरण के लिए कि मैग्नीशियम प्लस प्लस, मैग्नीशियम प्लस प्लस और सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना है, यह आप ज्ञात कर सकते हैं। मैग्नीशियम प्लस प्लस का मतलब हुआ कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, सोडियम प्लस का मतलब है सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। अब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन गया 10, और सोडियम में परमाणु संख्या 11, 1 इलेक्ट्रॉन गया। यानी मैग्नीशियम भी धन आयन है, सोडियम भी धन आयन है, दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे। फिर वो ध्यान दीजिए कि सम इलेक्ट्रॉनिक में भी ना तो प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं, ना ही न्यूट्रॉन की संख्या समान होते हैं, केवल किसका समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन का। तो ऐसे भिन्न भिन्न आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। मैग्नीशियम प्लस प्लस सोडियम प्लस का क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। मैग्नीशियम प्लस प्लस सोडियम प्लस का क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक। कोई दिक्कत, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार समस्थानिक संभारिक
सम न्यूट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक को देख लीजिए। साउंड कट रहा है, हमको आभास हो रहा है साउंड कट रहा है। अब नहीं कट रहा है, पहले कट रहा था। हाँ, वो देखिए संभारी का 1 मिनट, संभारी का द्रव्यमान संख्या क्या होता है? समान। और द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस, तो ये क्या है? समान है। तो संभारिक परमाणुओं में जैसे कि कैडमियम, ध्यान दीजिए प्रश्न था कि संभारिक में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग, न्यूट्रॉन की भी संख्या अलग अलग, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या होता है? ये किस संदर्भ में लिखा गया है? जैसे कैडमियम का 48, टीन का 50, 116, 100। तो ये तो आप चेक कर लिए थे कि इनमें ना तो प्रोटॉन समान है, ना इलेक्ट्रॉन समान है, ना ही न्यूट्रॉन समान है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान संख्या क्या है? और द्रव्यमान संख्या किसके बराबर? तो अगर कैडमियम में निश्चित ही प्रोटॉन की संख्या अलग अलग, कैडमियम और टीन में निश्चित ही प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग यानी द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है। बात को समझे कि नहीं समझे? बात को समझ गए ना? सम न्यूट्रॉनिक में, सम न्यूट्रॉन यानी कि आइसोटोन में, आइसोटोन में इलेक्ट्रॉन की भी संख्या अलग अलग होती है, प्रोटॉन की भी संख्या अलग अलग होती है, केवल किसकी संख्या समान होती है? क्लियर हो गया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए क्वांटम नंबर। देखिए अब तक हम परमाणु के 2 मॉडल पढ़े हैं, रदरफोर्ड का मॉडल, नील्स बोर का मॉडल। परमाणु के जो 2 मॉडल हैं वो हमने पढ़ा है। अब परमाणु के जो 2 मॉडल हैं, क्या वो परमाणु के बारे में संपूर्ण जानकारी देने में सक्षम है? नहीं है। नील्स बोर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल संपूर्ण परमाणु संरचना को बताने में सक्षम नहीं है। अभी तक आप ये समझे कि परमाणु का इलेक्ट्रॉन कक्षा में रहता है, जिसको रदरफोर्ड ने ऑर्बिट कहा था। परमाणु का इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षा में चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण स्थिति बिल्कुल इससे अलग है। अलग नहीं है, इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण स्थिति केवल यही नहीं है कि वो कक्षा में रहकर परमाणु के नाभिक का चक्कर लगाते हैं, बल्कि स्थिति यह है कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन सेल के भीतर
सेल के भीतर जो सब सेल होते हैं, उस सब सेल के भीतर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल होते हैं, उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु सेल के भीतर के सब सेल के भीतर के ऑर्बिटल में रहते हैं। सेल को हम KLMN में इंडिकेट करते हैं, सब सेल को SPDF में इंडिकेट करते हैं, और ऑर्बिटल को इस तरह ब्रैकेट बनाकर हम इंडिकेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के सेल के भीतर के सब सेल के भीतर के ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, वो भी सभी ऑर्बिटल में नहीं। तो परमाणु का जो सेल होता है उसके भीतर क्या होता है, सब सेल के भीतर क्या होता है, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वो भी दो तरह से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन के संपूर्ण दशा को अगर समझना है, किसी भी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर संपूर्ण जानकारी हमें चाहिए, तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। उसके बाद हमें यह पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किस सेल के किस सब सेल में है, और फिर यह भी पता लगाना पड़ेगा कि सब सेल के किस ऑर्बिटल में है, और फिर अंत में यह भी पता लगाना पड़ेगा कि ऑर्बिटल में वो चक्कर कैसे काट रहे हैं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। इतनी जानकारी देने में नील्स बोर का मॉडल सक्षम, रदरफोर्ड तो छोड़िए। तो सवाल है कि हम इलेक्ट्रॉन की इस संपूर्ण जानकारी का पता, इलेक्ट्रॉन के संपूर्ण जानकारी का पता लगाने का मतलब है कि आपको क्या क्या जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, इलेक्ट्रॉन किस सेल के किस सब सेल में है, और सब सेल के ऑर्बिटल में वो किस प्रकार चक्कर लगा रहा है। तो इतनी सारी जानकारी इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा मॉडल देगा, कोई मॉडल नहीं देगा। इतनी सारी जानकारी कौन देगा, क्वांटम नंबर देगा। तो आइए दोस्तों समझिए कि क्वांटम नंबर क्या है। तो क्वांटम नंबर वह नंबर है जो किसी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। अगर आपको परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी चाहिए, तो वो संपूर्ण जानकारी कौन देगा, क्वांटम नंबर। यानी कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है इसकी भी जानकारी कौन देगा, इलेक्ट्रॉन सेल के किस सब सेल में इसकी भी जानकारी कौन देगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में किस ऑर्बिटल में इसकी भी जानकारी कौन देगा, और परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में चक्कर कैसा काट रहा है यह भी जानकारी कौन देगा। तो क्वांटम नंबर क्या है समझ गए, ऐसी संख्या जिससे परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। या क्वांटम नंबर एक ऐसी संख्या है जिससे किसी परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाती है। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करना है तो हमें कितने चीज जानना पड़ेगा, 4। सेल कौन है, सब सेल कौन है, ऑर्बिटल कौन है, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे काट रहे हैं। तो 4 बातों को बताने के लिए क्वांटम नंबर भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम नंबर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। क्लियर हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा क्वांटम नंबर क्या है बताइए, क्या करिएगा, भाग जाइएगा वहां से, बता दीजिएगा।
एक बात यह भी जान लेना जरूरी है कि क्वांटम नंबर परमाणु के नाभिकों के बारे में कोई बात नहीं करता है। यह सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या क्वांटम नंबर से परमाणु के नाभिक के बारे में भी कोई जानकारी प्राप्त होती है? नहीं। क्वांटम नंबर कितने प्रकार के? और क्वांटम नंबर 4 प्रकार के इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारियां भी मात्र कितने हैं? 4 जानकारियां, मतलब इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी। आइए दोस्तों, एक एक करके हम क्वांटम नंबर को पढ़ते और थोड़ा सा यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि क्वांटम नंबर मूल रूप से 11th एनसीईआरटी का विषय है, यानी कि बहुत ही भीतर वाला कॉन्सेप्ट इसमें है। क्वांटम नंबर मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी पर आधारित है। आप 11th क्लास में अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो निश्चित ही पढ़े होंगे इसके बारे में। मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी पर आधारित है क्या? क्वांटम नंबर। और इसका कॉन्सेप्ट काफी विस्तृत है, तो हम विस्तृत कॉन्सेप्ट की ओर नहीं जाएंगे क्योंकि उतनी बात हमें आती भी नहीं है और आपको जरूरत भी नहीं है। इसलिए क्वांटम नंबर को हम केवल उन उद्देश्यों से पढ़ेंगे ताकि आप जनरल कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में टॉप कर जाए, ठीक है ना? तो केवल उस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, नहीं तो क्वांटम नंबर पढ़ने का दृष्टिकोण बहुत ही लंबा होता है। तो हम उतने में नहीं जाएंगे जितने में आपको 11th क्लास का प्रोफेसर जाकर पढ़ाया था। समझे कि नहीं समझे? क्वांटम नंबर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। आइए, क्वांटम नंबर 4 प्रकार का क्यों होता है? पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल n में इंडिकेट किया जाता है। स्मॉल n में इंडिकेट किया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वह क्वांटम नंबर है जो किसकी जानकारी देगा? इलेक्ट्रॉन की सेल की जानकारी देगा। इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, किस सेल में है, इसकी जानकारी जिस क्वांटम संख्या से मिलती है उसी क्वांटम संख्या को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के सेल की जानकारी देने वाला क्वांटम नंबर कौन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन की सेल की जानकारी आपको अगर मिल गया तो यह भी जानकारी आपको मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि K से ज्यादा ऊर्जा L में, L से ज्यादा ऊर्जा M में, M से ज्यादा। तो अगर सेल के बारे में पता चल गया तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के भी बारे में पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन L में है तो हम कह सकते हैं कि उसकी ऊर्जा K के सेल वाले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। और अगर इलेक्ट्रॉन की कक्षा पता चल गया तो हम यह भी पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक से कितनी दूर है कि नहीं है? तो इस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य रूप से हमें इलेक्ट्रॉन की कक्षा की जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है। और अगर कक्षा की जानकारी मिल गया तो निश्चित तौर पर हम आसानी से नील्स बोर के मॉडल की सहायता से यह पता लगा सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है और वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितना दूर है।
क्योंकि नील्स बोर का मॉडल ये क्लियर कर दिया है कि के कक्षा से ज्यादा ऊर्जा एल, एल से ज्यादा ऊर्जा एम, एम से ज्यादा ऊर्जा एन, और इसी तरह कक्षा आगे की ओर बढ़ते जाता है। तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की कक्षा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन के नाभिक से औसत दूरी को बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की कक्षा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूरी को बताता है, इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी को बताता है। क्लियर बात समझ में आ गया आपको? अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के सवालों में आपको दिक्कत होगा? अभी होगा, पूरा बताए कहां है, हम चेक कर रहे थे। क्लासरूम में कोई दिखते न है किसी को? क्लासरूम में कुछ भी बोलिए यस सर, क्या? तो जब भी कुछ पूछे ना तो आप सजग हो जाइए कि पूछ क्या रहे हैं। सजगता और गंभीरता जनरल कंपटीशन की रीढ़ की हड्डी है, समझे कि नहीं समझे? सजगता गंभीरता इतनी जरूरी है कि कहीं ऐसे लड़कों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिसका एक नंबर से मेरिट नहीं हुआ, गिर गया, दरोगा नहीं बन पाया एक नंबर से, और वो कौन क्वेश्चन गलती करके आए? बड़ी आसान क्वेश्चन। सजगता और गंभीरता नहीं बरतने का परिणाम कभी कभी एग्जाम में होता है कि बहुत हल्का क्वेश्चन ही आप गलत करके आइएगा। खैर छोड़िए, हल्का फल्का सजगता गंभीरता गड़बड़ाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, लेकिन 0 कभी भी नहीं हो सकता। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटिव के बीच कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 कतई नहीं हो सकता है। क्या बोले? क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, इसमें क्या है? क्लियर हो गया? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 1 से लेकर इन्फिनिटी। देखिए, क्वांटम नंबर के डिटेल में जाएंगे तो फिर मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को पढ़ना पड़ेगा, है कि ना है? तो हम उतनी बातों को जिक्र कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सारे बातें पूछिएगा, सारे बातें बताने के हम योग भी नहीं है। अब कहिएगा कि हम कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अब प्रोफेसर वाला फीलिंग नहीं आ रहा है, तो अलग बात है क्या? हाँ, तो आपको यहां पर थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। आप समझिए, जितना समझा रहे हैं ना, आप पटना में सबसे टॉप का स्टूडेंट बनिएगा। अरे हल्ला, यही दिक्कत है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता, लेकिन 0 नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिए कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 1 है तो कौन कक्षा? 2 है तो, 3 है तो, 4 है तो n। इन्फिनिटी परिभाषित नहीं है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 1 है तो वह इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है? के में। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 2 है तो वह किस कक्षा में है? एल। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 3 है तो उसका एम कक्षा में। अब यहां से 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला कि अगर किसी परमाणु के
अगर किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 3 है तो वह इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है? एम में। एक इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अगर किसी परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 1 है तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है? के में। या उसका उलट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि के कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान क्या होगा? 1 होगा। एम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान क्या होगा? 3 होगा। क्लियर दोस्तों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार पुनः समझने की कोशिश कीजिए आप कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसमें इंडिकेट किया जाता है? स्मॉल एन में। स्मॉल एन में वह क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन के सेल के बारे में जानकारी देता है वही कौन क्वांटम नंबर है? या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के सेल की जानकारी देता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 1 होता है तो इलेक्ट्रॉन का सेल के होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है तो सेल एल होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। क्या बोले? अरे केमिस्ट्री बहुत विशाल है, पूरा पढ़िएगा। है पहले जितना पढ़ा रहे हैं ना उतना होगा। क्यों होगा? बहुत कुछ होता है केमिस्ट्री में। क्या पहले आप यहां तक याद करिए कि 4 होगा तो क्या होगा? एन होगा। अरे हल्ला नहीं, अरे हल्ला क्या करते? दूसरा पढ़ा है। ध्यान देखिए, पहले जो समझा रहे हैं ना उसको समझने का प्रयास करिए। अब बाकी जो हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट बच जाएगा, प्रश्न तो करवाते ही क्लास में है। एजीमुथल एजीमुथल क्वांटम नंबर, बात बिल्कुल नहीं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका एक और नाम है सब्सिडियरी। इसको और किस नाम से जानते हैं? सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। लेकिन ज्यादातर किसका यूज होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर का। किसका यूज होता है ज्यादातर? एजीमुथल क्वांटम नंबर का, लेकिन इसे सब्सिडियरी क्वांटम नंबर कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जिस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के सेल की जानकारी दिया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के सेल की जानकारी दिया था, एजीमुथल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के सबसेल की जानकारी देता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? इलेक्ट्रॉन के सबसेल के बारे में बताता है। और इसे यानी कि एजीमुथल को एल से इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट किया जाता है? एल से इंडिकेट किया जाता है। एल से इंडिकेट किया जाता है। और यह किसकी जानकारी देता है? इलेक्ट्रॉन के सबसेल की। सेल की जानकारी कौन? क्लियर हो गया? जिस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देता है, उसी तरह एजीमुथल क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देता है? सबसेल की जानकारी देता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि एल का मान डिपेंडेंट है किस पर? एन पर है। एल का मान डिपेंडेंट है एन पर, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है।
यानी एल का मान जानना है तो हमें एन का मान जानना पड़ेगा, और एन के प्रत्येक मान के लिए एल का मान 0 से लेकर के n-1 तक होता है। एल का मान एन के प्रत्येक मान के लिए 0 से लेकर n-1 तक होता है। अगर एन का मान 1 है तो एल का मान क्या होगा? 0। एन का मान 2 है तो एल का मान क्या होगा? 0 1, क्योंकि n-1 तक होगा मान, और n 2 है तो n-1 बराबर 1, तो 0 से लेकर 1। n बराबर 3 है तो l का मान क्या होगा? 0 1 2। n बराबर 4 है तो l का मान क्या है? 0 1 2 3। अब l का मान 5 होगा तो l का मान 0 1 2 3 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, किसी सेल के लिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों, किसी सेल के लिए जितना एल का, किसी सेल के लिए, ये सेल ने बता रहा है, जैसे ये बता रहा के सेल है, ये बता रहा एल सेल है, ये बता रहा एम सेल है, ये बता रहा है एन सेल है। ये बात आप जान चुके हैं। किसी सेल के लिए जितना एजीमुथल का मान होता है उतना ही उसमें सब सेल होते, अर्थात के सेल के लिए एल का मान केवल कितना है? 1 के है, तो इसमें एक सब सेल होगा। इसमें कितना सब सेल होगा? यानी के कक्षा में कितने सब सेल होंगे? 1, क्योंकि के कक्षा के लिए एजीमुथल का मान सिर्फ 1 है, वो है 0। जबकि एल कक्षा के लिए एल का कितना मान हो गया? तो इसमें कितना सब सेल? 2 सब सेल। एल के लिए, एम के लिए कितना सब सेल? 3 सब सेल। और एन के लिए कितना सब सेल? 4 सब सेल। तो किसी भी सेल का जितना मान एजीमुथल का होगा उतना ही उसमें सब सेल होगा। के कक्षा के लिए एजीमुथल का मान केवल 1 होता है, तो के कक्षा में केवल 1 सब सेल होगा। एल के लिए एजीमुथल का मान 2 हुआ है तो इसमें 2 सब सेल होगा, एम के लिए 3 सब सेल होगा, एन के लिए 4 सब सेल होगा। तो के कक्षा में कितने सब सेल हो सकते हैं? 1 एल कक्षा में, 2 एम कक्षा में, 3 एन कक्षा में, 4 सब सेल होते हैं। अब सब सेल का निर्धारण कैसा होता है? तो L बराबर 0 तो सब सेल बराबर S, L बराबर 1 तो सब सेल बराबर P, L बराबर 2 तो सब सेल बराबर D, L बराबर 3 तो सब सेल बराबर F। तो अगर एजीमुथल का मान 0 है तो सब सेल कौन होगा? एजीमुथल का मान 1 है तो सब सेल L है, तो सब सेल L है, तो सब सेल F। तो सब सेल को स्मॉल एस पी डी एफ में इंडिकेट करते हैं। और किस सेल में कितने सब सेल होंगे इसकी जानकारी आपको मिल चुकी है ना। पहला कक्षा के में कितना सब सेल, दूसरा कक्षा में, तीसरा कक्षा में, चौथा में 4 सब सेल होगा। यानी के कक्षा में कौन सब सेल होगा? एस। क्या इससे ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। जितना एजीमुथल का मान उतना ही सब सेल हो सकते। और n बराबर 1 है तो l बराबर सिर्फ 0 होगा, और 0 होगा तो कौन सब सेल? l में एस पी, m में एस पी, n में एस पी डी एफ। तो के सेल में केवल 1 सब सेल होते हैं, एल सेल में 2 सब सेल होते हैं एस और। क्या एल में डी हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि डी के लिए एल बराबर क्या? 2। और देखिए दूसरा सेल में एल के लिए 2 आया है? नहीं आया है। तो एल सेल में डी हो सकता है? नहीं हो सकता। एफ हो सकता है? नहीं हो सकता है।
तो के सेल में केवल एक सब सेल हो सकते, कौन? एल सेल में कितने सब सेल होते हैं? एस। और एम सेल में कितने सब सेल होते हैं? कौन कौन? एन सेल में कितने सब सेल? कौन कौन? कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है तो आप याद रखिए कि के में केवल एक सब सेल होगा, बी एल में केवल 2 सब सेल होगा, एम में केवल 3 सब सेल होगा, एन में केवल। अब देखिए ये सब सेलों की अधिकतम संख्या है, यानी कि एन में अधिकतम 4 होगा। तो क्या एन में 3 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। 2 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। 1 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। अब सब सेल और सेल की ऊर्जा, सेल की ऊर्जा के से ज्यादा ऊर्जा एल, एल से ज्यादा ऊर्जा एम, एम से ज्यादा ऊर्जा सब सेल की ऊर्जा एस से ज्यादा ऊर्जा पी, पी से ज्यादा ऊर्जा डी, डी से ज्यादा ऊर्जा है। यानी एस सब सेल की ऊर्जा सबसे कम और एफ सब सेल की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। कोई दिक्कत? मैग्नेटिक समझे? नहीं समझे? अभी एजी मुतल समझ रहे थे, हमको तो लगा यस सर बोल दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन के सेल का पता चलता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन के सबसेल का पता चलता है। इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है इसकी जानकारी कौन सा क्वांटम नंबर देगा? कौन सा? किस सबसेल में इसकी जानकारी? एजीमुथल। किस सेल में इसकी जानकारी? आइए तीसरा, क्लास नहीं चल रहा है? हाँ चल रहा है ना? वैसे क्वांटम नंबर बहुत को बोरिंग लगता है क्या? आइए दोस्तों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन के सेल की जानकारी मिल गया ना, सब सेल की जानकारी मिल गया ना। अब सब सेल के भीतर क्या होता है? क्या होता है? अब लगता है यह किसकी जानकारी देगा? ऑर्बिटल। बिल्कुल सही पकड़े हैं। यानी ध्यान दीजिए दोस्तों कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वह क्वांटम नंबर है जिससे यह जानकारी मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन सबसेल के किस ऑर्बिटल में है, या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वह क्वांटम नंबर है जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की जानकारी देता है, या सबसेल में उपस्थित ऑर्बिटल कितने हैं इसकी जानकारी आपको कौन देगा? मैग्नेटिक देगा। सेल की जानकारी प्रिंसिपल, सबसेल की जानकारी एजीमुथल और ऑर्बिटल की जानकारी मैग्नेटिक। और वास्तव में इलेक्ट्रॉन जो है सेल है, उसके भीतर सबसेल है और उसमें है ऑर्बिटल। यानी इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल एरिया में रहता है। इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल एरिया में रहता है और उस 3 डायमेंशनल एरिया का पूरा संरचना या अभिविन्यास तब पता लगेगा जब आप किस क्वांटम नंबर को जान जाइएगा। इलेक्ट्रॉन सेल के भीतर के सबसेल के ऑर्बिटल में रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल एरिया में रहता है। और इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल एरिया का पता तब चलेगा जब हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को ढूंढ लेंगे। ऑर्बिटल कौन बताएगा? तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को 2 तरह से परिभाषित कर सकते। एक, सबसेल में उपस्थित ऑर्बिटल की जानकारी देने वाला क्वांटम नंबर कौन है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। या इलेक्ट्रॉन के
थ्री डायमेंशनल एरिया का अभिविन्यास बताने वाला, अभिविन्यास मतलब संरचना बताने वाला क्वांटम नंबर कौन है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन के थ्री डायमेंशनल एरिया का अभिविन्यास कौन बनाता है? कौन? मैग्नेटिक। सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल की जानकारी कौन क्वांटम नंबर देता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m में इंडिकेट किया जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किस में इंडिकेट किया जाता है? m में, m में इंडिकेट किया जाता है। और इसका मान डिपेंडेंट है किस पर? L पर। L का मान n पर और m का मान L पर। L के प्रत्येक मान के लिए m का मान प्लस L से लेकर के कहां तक होता है? माइनस को पहले रखते हैं। m का मान माइनस L से लेकर प्लस L तक, यानी L का मान ज्ञात है तो आसानी से किसका मान निकाल सकते हैं? m का मान माइनस L से लेकर प्लस L तक होता है। अगर L बराबर 0 है तो m बराबर, L बराबर 1 है तो m बराबर -1 0 1 +1। L बराबर 2 है तो m बराबर -2 -1 0 1 2। L बराबर 3 है तो m बराबर -3 -2 -1 0 1 2 3। अगर L बराबर 0 है तो सब सेल कितना? L बराबर 1 तो L बराबर 2 है, L बराबर F। अब ध्यान दीजिए, सब सेल के लिए जितना मैग्नेटिक का मान उतना ही ऑर्बिटल। जैसे S सब सेल के लिए मैग्नेटिक का क्या गो मान है? 1। तो इसका मतलब S में कितना ऑर्बिटल होगा? 1 ऑर्बिटल होगा। P के लिए M का कितना मान है? 3। तो P के लिए ऑर्बिटल कितना? 3। D के लिए मैग्नेटिक का कितना मान है? 3 2 5। तो D में कितना ऑर्बिटल? 5। F के लिए मैग्नेटिक का कितना मान? F के लिए मैग्नेटिक का मान 1 2 3 4 5 6 7। तो F में कितना ऑर्बिटल? 7 ऑर्बिटल। F में कितना ऑर्बिटल? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो S में कितना ऑर्बिटल होते हैं? P में, D में, F में। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो S में एक ऑर्बिटल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकता है। P में 3 है तो 3 दूनी 6, D में तो 10, F में तो S सब सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? P में अधिकतम, D में अधिकतम, F में अधिकतम। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? दिक्कत है तो 3 बात तो आप जान ही गए होंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में जानकारी देता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल की जानकारी देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि 3 क्वांटम नंबर सेल सबसेल ऑर्बिटल की जानकारी दे दिया है। अब सेल सबसेल ऑर्बिटल को एक बार पुनः आप ध्यान से देख लीजिए।
सबसे पहले सेल, इलेक्ट्रॉन सेल में रहते हैं, के एल एम एन। सेल के भीतर सब सेल होते हैं। क्लियर? के में केवल एक सबसेल हो सकते हैं, एस। एल में केवल 2 सबसेल हो सकते हैं, एसपी। एम में केवल 3 सबसेल होते हैं, एसपीडी। एन में केवल 4 सबसेल होता है, एसपीडी एफ। एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। पी में 3। ये है पी और ये है एस। एस पी में हो ही गया। अब डी में कितना? 5। एस पी को मान लीजिए एस पी यहां इंडिकेट कर ही दिए हैं। ये है आपका डी। और एफ में कितना? 3 4 5 6 7। तो एफ में कितना दोस्तों? 7। एफ में कितना? 7। क्लियर हो गया है अब? तो एक बात ध्यान दीजिए, परमाणु के कक्षा में कितने सबसेल हो सकते हैं? एस। और एस में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। क्लियर? पहली कक्षा के में केवल एक उपसेल हो सकते हैं, वो भी एस। और एस में केवल एक ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु की दूसरी कक्षा एल में केवल 2 सबसेल हो सकते हैं, एस और पी। और एस और पी में कुल 3 1 4 सबसेल हो सकते हैं। और 4 सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? परमाणु के एम कक्षा में 3 सबसेल हो सकते हैं, एस पी और डी। और इस तरह से 5 3 8 1 9 ऑर्बिटल हो सकता है, यानी 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। एन कक्षा में कितने सबसेल? 4 सबसेल। और टोटल कितना ऑर्बिटल? 7 5 12 3 12 3 15 1 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। क्या 3 बताए थे? 3 तो है पी में, 1 2 3। एस में तो 1 गो होगा ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? के एल एम एन कक्षा को हम समझ चुके थे। अब ध्यान रखिएगा कि के कक्षा में केवल एक उपकक्षा हो सकते हैं, कौन? एस। दूसरी कक्षा में केवल 2 उपकक्षा हो सकते हैं, एस और पी। तीसरी कक्षा में अधिकतम 3 उपकक्षा हो सकते हैं, एस पी और डी। एन कक्षा में यानी चौथी कक्षा में 4 उपकक्षाएं हो सकते हैं, एस पी डी एफ। क्लियर? अब आप याद रखिएगा, एस में केवल 1 ऑर्बिटल हो सकता है, पी में अधिकतम 3 ऑर्बिटल हो सकता है, डी में अधिकतम 5 ऑर्बिटल हो सकता है, एफ में अधिकतम 7 ऑर्बिटल हो सकता है, और एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। कोई दिक्कत? दिक्कत है तो याद ही रखिए इसको कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल के बारे में बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और ऑर्बिटल का मतलब हुआ 3 डायमेंशनल एरिया में, 3 डायमेंशनल एरिया का अभिविन्यास, 3 डायमेंशनल एरिया का अभिविन्यास की जानकारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। एक दो बार आप घर पर जाकर पढ़िए। देखिए,
क्वांटम नंबर 11th के बाद डायरेक्ट आज ही पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत मुश्किल आ सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ध्यान दे बात को। हम भी 11th के बाद डायरेक्ट जब आए जनरल कंपटीशन में तो क्वांटम नंबर पढ़े थे ना, पहली बार कुछ नहीं समझ में आया था। तो हम बहुत प्रयास किए हैं क्वांटम नंबर आपको समझाने का, लेकिन फिर भी 2-4 पॉइंट अगर आप नहीं समझे हैं तो आप घर पर 1-2 बार पढ़िएगा, आराम से आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब फिर आप क्वेश्चन पर जाइएगा, क्वांटम नंबर वाला क्वेश्चन है ना, देखिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या? डम्बेल। डम्बेल मतलब डमरू। ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं डम्बेल। आइए, चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी के लिए हमें इलेक्ट्रॉन के सेल, सब सेल और ऑर्बिटल चाहिए। अब ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन 2 तरह से चक्कर लगाता, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार चक्कर लगा रहा है, इसकी जानकारी कौन देगा? स्पिन क्वांटम नंबर। यानी स्पिन क्वांटम नंबर इस बात की जानकारी देता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने तरह से इलेक्ट्रॉन किस प्रकार चक्कर काट रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन 2 ही प्रकार के चक्कर काटते हैं, या तो क्लॉकवाइज या, इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान 2 ही होता है, प्लस हाफ और। अगर किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ है तो इसका मतलब चक्कर हो रहा है क्या? क्लॉकवाइज हो रहा है। और माइनस हाफ है तो इसका मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया? हमको लगता है क्वांटम नंबर अगर नहीं हो समझे होंगे तब वो 60% समझे होंगे। क्या? घर पर एक बार पढ़िएगा 100% हो जाएगा, और जब हम क्वेश्चन करवाएंगे 100 में 100 हो जाएगा। क्लियर है? एक बार क्वांटम नंबर पर दोहराइए तो नजर। ऑनलाइन वाले दोस्तों समझे क्वांटम नंबर को? ऋतिक कुमार एके, सत्येंद्र कुमार, सुमन यदुवंशी, ललन कुमार, रासायनिक एलिमेंट के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल एरिया के अभिविन्यास बताने से है। 3 डायमेंशनल एरिया का, ठीक है। अब पूछ रहा है कि शादी हुआ कि नहीं, जब पढ़ो न जी, ठीक है। अरे हल्ला मत करिए। चलिए ध्यान दीजिए, मेरा तो अब तलाक वाला भी मामला चल रहा है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए। अरे हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए, हल्ला मत। अरे यार नहीं पढ़िएगा। आइए ध्यान दीजिए। पॉली
एक्सक्लूजन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। और पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत का संबंध क्वांटम नंबर से ही है। और पॉली का अपवर्जन सिद्धांत को समझना नहीं है बल्कि सीधे याद करना है। और पॉली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है कि किसी परमाणु के किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकते। एक परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन का क्या चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर होगा? नहीं होगा। अगर तीन बराबर हो भी गया तो चौथा क्वांटम नंबर अपने आप भिन्न हो जाएगा, क्योंकि चौथा का मान या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ होता है। और यह मान न तो n का होता है, न l का होता है, न होता है s वाला जो मान है प्लस हाफ माइनस हाफ का, क्या ये मान n l m का है? तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बतलाता है कि परमाणु के किसी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या किसी भी दृष्टिकोण से एक समान नहीं हो सकते। अगर तीन बराबर हो भी गया तो चौथा कहां जाएगा? चौथा को तो भिन्न होना ही, क्योंकि चौथा जो मान धारण किए हुए है वह मान न तो n के पास है, न l के पास है, न m के पास है। क्लियर हो गया दोस्तों? समझ में आ गया आपको बात? अब पॉली का जो ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इससे कुल 4 निष्कर्ष निकलते हैं। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? सीधा सीधा है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकता है। तीन हो भी सकता है लेकिन चौथा तो कतई नहीं हो सकता है। इन तीनों का बराबर होने की संभावना है, क्योंकि इन तीनों क्वांटम नंबर के कॉमन वैल्यू होते हैं। जैसे 1 1 1 होता है कि ना होता है, लेकिन क्या s का मान ये तीनों के पास है? तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर 3 बराबर हो भी गया तो चौथा अपने आप क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। अब पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के आधार पर 4 निष्कर्ष निकलते हैं। कितने निष्कर्ष? और चारों निष्कर्ष को आप पहले से जानते हैं कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, किसी कक्षा में सबसेल में सबसेल की संख्या, सेल में सबसेल की संख्या किसके बराबर होते हैं? n के बराबर होते हैं। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के एक सेल का जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना ही उसमें, जैसे k में कितना सबसेल? 1, l में कितना सबसेल? m में, तो k के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कितना? 1, तो 1 सबसेल है। l के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 2 सबसेल है। m के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 3 सबसेल है। तो किसी भी सेल में सबसेल की संख्या उतना ही होता है जितना सेल का प्रिंसिपल क्वांटम। तो पहला निष्कर्ष क्या देता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? कि सेलों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2n² होगी। दूसरा देता है कि सेल में सबसेलों की संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। तीसरा निष्कर्ष देता है कि सबसेल में, एस सबसेल में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, कम हो सकता है।
अब पांचवा प्रिंसिपल है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, और जब भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो एक क्लॉकवाइज और दूसरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिद्धांत के कि क्या इलेक्ट्रॉन की यह स्थिति संभव है, क्या इलेक्ट्रॉन की यह स्थिति संभव है। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होगा। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के आधार पर कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? 4 निष्कर्ष। पहला कि सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, सेल में सब सेलों की अधिकतम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के एस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, पी में, डी में, एफ में 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, कम हो सकता है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, और जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो दोनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? आइए अगला क्लास में समाप्त हो जाएगा। कितना बचा है जी? चलिए आइए, आप बाबू सब आप सब याद, एक क्लास और ले लेगा। डी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल की आकृति निश्चित नहीं होती है। अनिल कुमार, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल की आकृति निश्चित नहीं होती है। अभिविन्यास का मतलब संरचना। चलिए, सब्जी का ऑफर आ रहा है।